हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिसराज क्लासेस। तो मित्रों, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। स्पीकिंग इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस का कितना महत्व है ये जानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को अक्सर प्रायः हम सब यूज़ ही करते हैं डेली रूटीन में। तो आइए जान लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस का मीन्स है, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब है आदेशात्मक वाक्य। जिस सेंटेंस से आज्ञा या आदेश या सुझाव का बोध होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ हमने नोट में लिखे हैं, आप देख रहे होंगे। नोट में लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना अर्थात रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता यू छिपा रहता है और वाक्य में सर्वप्रथम मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश का या ऑर्डर का, सलाह अर्थात एडवाइस का, प्रार्थना अर्थात रिक्वेस्ट या प्रेयर का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो है वो कर्ता यू छिपा रहता है और वाक्य में सर्वप्रथम अर्थात जब वाक्य स्टार्ट होता है, शुरू होता है, हम चाहे बोलना स्टार्ट करें या लिखना स्टार्ट करें, तो मुख्य क्रिया की अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं इसका रूल क्या है। इसके कई प्रकार के रूल हैं। यहाँ पर हमने कहा आपसे कि ऑर्डर अर्थात आज्ञा, सलाह अर्थात एडवाइस, प्रार्थना अर्थात रिक्वेस्ट जब आए तो इनके अलग अलग प्रकार के रूल होंगे। फर्स्ट हमारा रूल है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस में आदेश अर्थात ऑर्डर दिया गया हो और वाक्य सकारात्मक हो अर्थात वाक्य में नेगेटिव वर्ड्स ना यूज़ किए गए हों, अर्थात वाक्य कैसा हो, अफर्मेटिव हो, सकारात्मक हो, तो ऐसे वाक्यों में सर्वप्रथम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया हो, तो सर जब आप सेंटेंस को क्लियर करेंगे अर्थात बोलेंगे या लिखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर आपको अदर वर्ड लिखना है या कॉम्प्लीमेंट लिखना है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे यहाँ कहा गया उदाहरण में कि दरवाज़ा खोलो, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, दरवाज़ा खोलो। अब जब दरवाज़ा खोलने की बात कही गई तो किसी सेकंड पर्सन से ये बात कही गई, आज्ञा अर्थात ऑर्डर किसी सेकंड पर्सन को दी गई कि दरवाज़ा खोलो। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट छिपा है, हम उस यू सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मानते हैं जो सामने वाले से हम जिसको ऑर्डर देंगे या आदेश देंगे। तो दरवाज़ा खोलो, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर्वप्रथम लिखी जाएगी। खोलना हमारी वर्ब है, ओपन फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और दरवाज़ा अर्थात द डोर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और अन्य कोई वर्ड नहीं है। तो दरवाज़ा खोलो किसी से कहा जा रहा है अर्थात आदेश दिया जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेट होगा ओपन द डोर। नेक्स्ट है नंबर 2, मोहन के साथ जाओ, मोहन के साथ जाओ। अब यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट नहीं है, मोहन ऑब्जेक्ट है। आदेश दिया जा रहा है किसी को अर्थात सब्जेक्ट इसमें यू छिपा है, आप इतना ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जाओ, तो जाओ तो जाना अंग्रेजी गो, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, गो यूज़ की गई। अब मोहन के साथ, तो मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मोहन के साथ जाओ, तो विद मोहन, गो विद मोहन। थर्ड नंबर का सेंटेंस है खड़े हो जाओ, तो आओ, जाओ, खाओ जैसे सेंटेंस आई या आदेश दिया जाए जिसमें सब्जेक्ट ना हो
तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पर जाना की अंग्रेजी कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, अर्थात खड़े होना अर्थात ऊपर को उठना, तो खड़े होना की अंग्रेजी होती है स्टैंड। तो यहाँ पर हो जाओ, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ऑर्डर दिया गया, किसी के द्वारा भी ऐसा ऑर्डर दिया जाता है। अक्सर बच्चे स्कूल में कॉलेज में देखते हैं, जब कोई प्रश्न किया जाता है तो स्टूडेंट से बोला जाता है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है हमारा 4 नंबर, खिड़की खोलो। खिड़की खोलो किसी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से कहा जा रहा है, खिड़की खोलो। तो यहाँ पर खोलना ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम यूज़ की जाती है। खिड़की की अंग्रेजी है विंडो, तो ओपन द विंडो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ आओ। तो आओ अर्थात कम, और कहाँ आओ, यहाँ आओ, तो कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है चुपचाप अपना काम करो। कोई आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि चुपचाप अपना काम करो। तो यहाँ पर काम करो तो करना की अंग्रेजी होगी डू, और अपना काम, तो यहाँ हमने आपसे पहले ही बताया कि सब्जेक्ट में यू छिपा रहता है, तो यू के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी योर लगाएंगे। काम की अंग्रेजी यहाँ पर जॉब लिखी गई, तो डू योर जॉब क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स चुपचाप। नेक्स्ट रूल है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है यदि इम्परेटिव सेंटेंस में, नेक्स्ट रूल है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस से निवेदन अर्थात रिक्वेस्ट या प्रार्थना का भाव व्यक्त करना हो, या रिक्वेस्ट या प्रेयर का भाव व्यक्त हो रहा हो, तो प्लीज़ और काइंडली का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर से आप समझेंगे, प्लीज़ और काइंडली में से कोई एक सर्वप्रथम लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, कृपया यहाँ बैठिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है कृपया यहाँ बैठिए। अब ऐसा किसको कहा जा रहा होगा, निवेदन किससे किया जा रहा होगा, कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, उसी से निवेदन किया जा रहा होगा। तो कृपया यहाँ बैठिए, मैंने आपसे बताया सेंटेंस कोई भी हो, जब निवेदन किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, तो कृपया की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं, या तो आप काइंडली यूज़ करेंगे या आप प्लीज़ यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ यहाँ पर यूज़ किया गया, प्लीज़, कृपया। अब यहाँ बैठिए इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे अभी आपने फर्स्ट नंबर रूल में ट्रांसलेट किया वैसे इसको करेंगे। यहाँ बैठिए तो सिट मीन्स बैठना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हियर मीन्स यहाँ, तो प्लीज़ सिट हियर। नेक्स्ट है हमारा कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पर कृपया शब्द सर्वप्रथम आया, तो प्लीज़ या काइंडली हम पहले लिखेंगे। अब है अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तो टेक मीन्स ग्रहण करना, और मैंने कहा कि यहाँ पर यू सब्जेक्ट छिपा होता है, यू के साथ अपना अपनी अंग्रेजी योर आता है। तो प्लीज़ या काइंडली टेक योर शीट। शीट मीन्स स्थान। नेक्स्ट है या चेयर, जहाँ कोई शिट होगा वो किसी वस्तु या किसी भी चीज़ को यूज़ करेगा। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस कृपया मेरे पापा जी से मिलो। तो प्लीज़ मिलना फर्स्ट फॉर्म मीट, और माय फ्रेंड्स, यहाँ मेरे शब्द आया है तो माय फादर। माय फादर मीन्स मेरे पापा जी, तो प्लीज़ मीट माय फादर। नेक्स्ट है कृपया मुझे बताओ। प्लीज़ टेल मीन्स बताना फर्स्ट फॉर्म, मी मीन्स मुझे। यहाँ पर मी शब्द ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें यू छिपा रहता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कृपया अपने नौकर को बुलाओ। कृपया अपने नौकर को बुलाओ। तो यहाँ पर कृपया की अंग्रेजी काइंडली, बुलाना की अंग्रेजी कॉल फर्स्ट फॉर्म आई। किसको बुलाएं, अपने नौकर को, तो यू छिपा रहता है इसलिए यू की अपना अपनी अंग्रेजी यू के साथ योर का यूज़ किया गया। काइंडली कॉल योर सर्वेंट, कृपया अपने नौकर को बुलाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स, रूल नंबर 3, यदि इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह अर्थात एडवाइस का भाव व्यक्त करना हो, तो ऑलवेज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं।
ऑलवेज आपको सर्वप्रथम यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और फिर आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। यदि किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही हो, सजेशन दिया जा रहा हो, सुझाव दिया जा रहा हो, तो ऑलवेज का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सदा सत्य बोलो, तो यहाँ पर सदा शब्द सर्वप्रथम आया है, इसलिए ऑलवेज सर्वप्रथम लिखा जाएगा। ऑलवेज मीन्स सदा, सदैव, हमेशा। और सत्य बोलो अर्थात स्पीक द ट्रुथ। स्पीक मीन्स बोलो, द ट्रुथ मीन्स सत्य। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। वैसे ये बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, फिर भी आपको बताना मेरा फ़र्ज है, मेरा कर्तव्य है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो। तो ऑलवेज कहना मानना, ओबे फर्स्ट फॉर्म, किसका कहना? अपने बड़ों का। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो योर, यू के साथ अपना, अपनी एक अंग्रेजी योर यूज़ करते हैं। तो ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सदैव सावधान रहो। तो सदैव ऑलवेज, सावधान रहो, बी माने रहो, केयरफुल मीन्स सावधान। सदैव सावधान रहो, ऑलवेज बी केयरफुल। 4 नंबर का सेंटेंस है, सदैव ईमानदार रहो। तो ऑलवेज मीन्स सदैव, बी मीन्स रहो, ईमानदार मीन्स ऑनेस्ट। ऑलवेज बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सदा अपने धर्म का पालन करो। सदा अपने धर्म का पालन करो। तो सदा अर्थात ऑलवेज, पालन करो अर्थात ओ फॉलो, और अपने धर्म का तो योर रिलीजन। तो ऑलवेज ओबे योर रिलीजन। नेक्स्ट हमारा रूल है क्या, यदि इम्परेटिव सेंटेंस नकारात्मक निगेटिव हो तो डोंट का प्रयोग किया जाता है, और डोंट का अर्थ है मत। यदि किसी सेंटेंस में मत शब्द आए अर्थात निगेटिव सेंटेंस हो, इम्परेटिव सेंटेंस का सेंटेंस कैसा हो? निगेटिव हो, तो सर्वप्रथम आपको डोंट लिखना है। स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे, पहले डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में लिखा है, उसे परेशान मत करो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मत शब्द आया है, सर्वप्रथम हमने लिख दिया डोंट। परेशान करना की अंग्रेजी है टीस, डोंट टीस, और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हमने हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया, डोंट टीज हिम। नेक्स्ट है हमारा, गरीबों का अपमान मत करो। तो यहाँ पर मत अर्थात डोंट, अपमान करना अर्थात इंसल्ट, ये मेन वर्ब है, और गरीबों तो यहाँ पर दा पुअर लिखा गया है। अब यहाँ पर पुअर्स नहीं लिखा गया क्योंकि दा लगाने पर जितनी भी गरीब व्यक्ति होंगे, एक किसी जाति के लिए पुअर के लिए दा पुअर, तो सभी का जिक्र इसमें हो गया। तो डोंट इंसल्ट द पुअर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सड़क पर मत खेलो। मत शब्द आया तो हमने डोंट लगा दिया। खेलना अर्थात प्ले मेन वर्ब है, तो डोंट प्ले कहाँ? ऑन द रोड, सड़क पर। तो डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। नेक्स्ट है, दरवाज़ा मत खोलो। मत यहाँ पर डोंट, ओपन मीन्स खोलना, द डोर मीन्स दरवाज़ा, दरवाज़ा मत खोलो। नेक्स्ट है, लड़कों को मत डांटो। तो मत की अंग्रेजी सर्वप्रथम डोंट, डांटना मेन वर्ब है, स्कोल्ड, किसको? लड़कों को, तो द बॉयज़, डोंट स्कोल्ड द बॉयज़। नेक्स्ट है हमारा, उपन्यास मत पढ़ो। मत की अंग्रेजी डोंट, और रीड मीन्स पढ़ना, नॉवेल मीन्स उपन्यास, डोंट रीड नॉवेल। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, रूल नंबर 5, कभी मत के लिए, अगर सेंटेंस में कभी मत, ये भी निगेटिव वर्ड है, कभी मत के लिए नेवर का यूज़ किया जाता है। और जिस तरीके से आपने डोंट सर्वप्रथम यूज़ किया, उसी तरीके से सेंटेंस में जब आपको नेवर लगाना हो, कभी नहीं लगाना हो, कभी मत के लिए आपको नेवर का यूज़ करना हो, तो आप सर्वप्रथम नेवर लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, कभी झूठ मत बोलो। यहाँ पर कभी शब्द आया और मत शब्द आया। कभी मत के लिए नेवर का यूज़ किया गया, नेवर। बोलना की अंग्रेजी टेल, मेन वर्ब है ये हमारी, नेवर टेल, और लाई मीन्स झूठ।
तो नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ फिर कभी मत जाना। तो यहाँ पर कभी मत नेवर की अंग्रेजी लिखी गई, कभी मत की अंग्रेजी नेवर यूज़ की गई, जाना गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ के लिए देयर लगाया गया और फिर की अंग्रेजी के लिए अगेन, तो नेवर गो देयर अगेन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 3, उसे कभी कुछ मत देना। तो कभी और मत की अंग्रेजी होगी नेवर, देना फर्स्ट फॉर्म है गिव, हिम मीन्स उसे ये ऑब्जेक्ट है और कुछ की अंग्रेजी यहाँ पर समथिंग लिखी गई, तो नेवर गिव हिम समथिंग, उसे कभी कुछ मत देना। नेक्स्ट हमारा रूल है फ्रेंड्स, विशेष आग्रह की जाए। यदि किसी सेंटेंस में विशेष आग्रह या जरूर करो के अर्थ में आप क्या करेंगे, मुख्य क्रिया से पहले आपको डू लगाना है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यदि कोई सेंटेंस हो या आपको बोलना हो और विशेष आग्रह के साथ बोलना हो, विशेष निवेदन के साथ बोलना हो, पहले आप प्लीज़ यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, कृपया बैठिए तो सही और चाय पीजिए। यहाँ पर विशेष निवेदन है, कोई आपको अच्छे से बैठा रहा है रिक्वेस्ट पूर्वक निवेदन करके, कृपया बैठिए तो सही और चाय पीजिए, तो प्लीज़ आपने लगा दिया। अब यहाँ पर ज़्यादा निवेदन किया जा रहा है, विशेष आग्रह की जा रही है, तो डू अर्थात मेन वर्ब के पहले आपको डू लगाना है। तो यहाँ बैठना क्रिया है, तो डू सिट, प्लीज़ डू सिट। नेक्स्ट है एंड हैव टेक टी और चाय पीजिए, एंड हैव टी और चाय पीजिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वहाँ जरूर जाना। यहाँ पर जरूर शब्द यूज़ किया गया, अर्थात कोई निवेदन कर रहा है कि उस जगह पर जरूर जाना। तो यहाँ पर जब इस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाए या विशेष आग्रह किया जाए तो मेन वर्ब के पहले डू यूज़ किया जाएगा, तो डू गो अर्थात जरूर जाना, कहाँ, देयर, वहाँ। नेक्स्ट है उसे जरूर देखना। तो उसे जरूर देखना कहने का मतलब है विशेष आग्रह है, तो आपको क्या करना है, मेन वर्ब के पहले डू यूज़ करना है, डू, उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसे यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हिम, तो डू सी हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है भोजन जरूर करना। भोजन जरूर करना, तो यहाँ पर भोजन जरूर करना विशेष आग्रह की जा रही है, तो डू, और जरूर करना क्या करना, भोजन अर्थात भोजन खाना, तो डू ईट फूड, फूड मीन्स भोजन अर्थात भोजन जरूर करना। नेक्स्ट हमारा रूल है फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस से यदि करने दो या पढ़ने दो या आओ आदि के भाव में लेट का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्यों में कर्ता जो है या तो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। जैसे करने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, आओ ये काम करें, आओ वो काम करें, आओ वहाँ बैठें, आओ यहाँ लिखें। तो इस तरीके के अगर वर्ड्स यूज़ करने हों तो आपको क्या करना होगा, लेट का यूज़ करना होगा। लेट के पश्चात आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी, लेकिन इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो आप यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर से, पहले आपको लेट लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है या ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पुनः ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, अब मुझे सोने दो, अब मुझे सोने दो, यहाँ पर कोई व्यक्ति कह रहा अब मुझे सोने दो, तो मुझे जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता तो आई लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये, इसलिए यहाँ पर मी यूज़ किया गया। तो लेट के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, अर्थात वही सब्जेक्ट है जो मी है, तो लेट मी। सोना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्लीप मीन्स सोना, नाउ मीन्स अब, लेट मी स्लीप नाउ। नेक्स्ट है अब मुझे पढ़ने दो, तो यहाँ पर लेट दो आया है, पढ़ने दो, लेट मुझे है तो मी, ऑब्जेक्ट है ये हमारा, लेट मी, और फिर रीड वर्ब है और फिर नाउ।
लेकिन यहाँ एक बात आप ध्यान देंगे कि अगर ऑब्जेक्ट होता तो वर्ब के बाद लगता, मेन वर्ब की बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लेट के पश्चात मी यूज किया जा रहा है, और मी की अंग्रेजी होती है मुझे, अर्थात मुझे की अंग्रेजी होती है मी। तो ये सब्जेक्ट ही है, इसलिए लेट के पश्चात यूज किया गया। लेकिन ये कैसा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक में है। तो यहाँ पर मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड नाउ। उसे खेलने मत दो। अब ये नेगेटिव हो गया, तो जब नेगेटिव हो गया सबसे पहले हमने लेट लिखा, लेट के बाद उसे हिम और नॉट लगाया, क्योंकि मत लिखा गया है था नेगेटिव है, उसे खेलने मत दो, मना किया जा रहा है तो नॉट। तो लेट हिम नॉट प्ले नाउ, प्ले मीन्स खेलना, नाउ माने अब, उसे अब मत खेलने दो। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डोंट लेट हिम प्ले नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इस बच्चे को सोने मत दो, इस बच्चे को सोने मत दो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मत शब्द आया है, तो हमने डोंट लिख दिया पहले, ऐसे मैंने अभी आप नेक्स्ट सेंटेंस बताया मैंने, तो डोंट लेट लगाया क्योंकि दो शब्द आया है। डू नॉट लेट या डोंट लेट दिस चाइल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, डोंट लेट दिस चाइल्ड स्लीप। नेक्स्ट है आओ धूप में बैठें। यदि आओ जाओ ऐसा कुछ हो कि आओ धूप में बैठें, आओ ये काम करें, आओ वहाँ चलें, तो आओ और जाओ के लिए कम का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि लेट का ही यूज़ किया जाता है। तो आओ अर्थात लेट, लेटस अर्थात हम सभी से ही कहा जा रहा है, तो लेटस सिट, सिट माने बैठें, इन द सन मीन्स धूप में, लेटस सिट इन द सन। तो इसी तरीके से अगर कहा जाए आओ वहाँ चलें, तो लेटस गो देयर, आओ वहाँ चलें। अगर ऐसा कहा जाओ आओ पढ़ें, तो लेटस रीड। अगर ऐसा भी कहा जाए कि आओ उसे पीटें, तो लेटस बीट हिम। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 6, आओ अब क्रिकेट खेलें। तो आओ अर्थात लेटस, खेलें, पहले क्या खेलें? क्रिकेट। कब खेलें? अब खेलें, नाउ, लेटस प्ले नाउ, आओ क्रिकेट खेलें, अर्थात आओ हम सब क्रिकेट खेलें, क्योंकि क्रिकेट खेलने का काम अकेले नहीं होगा, और आओ शब्द आएगा कि आओ हम ये करें, तो कोई और होगा उसके साथ में, तो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए अस का यूज़ किया गया। नेक्स्ट है आओ एक साथ गाएं, आओ एक साथ गाएं, तो लेटस सिंग है गाना, टुगेदर मीन्स एक साथ, लेटस सिंग टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इसे तुरंत करने दो, तो लेट मी डू इट इमीडिएटली, लेट मी डू मीन्स करने दो, इट मीन्स इसे, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेट मी डू इट इमीडिएटली। आशा है कि आज ये वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।